नमस्ते बच्चों। जो पिछला वाला वीडियो है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता रहा था कि इस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन है और ये प्लेनर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या हुआ, ब्रोमाइड के रिमूव होने के बाद में ये प्लेनर स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। और ये कार्बन और बाकी के तीनों मिथाइल ग्रुप ये एक ही प्लेन के अंदर हैं। अब इस पर ये ध्यान देना, ये फर्स्ट स्टेप है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो होती है। उसके बाद में अब ये सेकंड स्टेप है जिस पर हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा। ये चीज माइंड में रखना कि जो हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा इस प्लैनर स्ट्रक्चर पर, वो दोनों साइड से हो सकता है, यानी ऊपर से भी अटैक कर सकता है और पीछे बैक साइड से भी ये अटैक कर सकता है। तो दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% रहती है और प्रोडक्ट उसके अंदर इस तरह से हमको मिलता है। अब यहाँ पर तो क्या है, ये तीनों ग्रुप सेम हैं इसलिए हमको पता नहीं लग पाता है। लेकिन अगर ये तीनों ग्रुप डिफरेंट हों तो हमको जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप के मिलेंगे। इसके डिटेल हम आगे देखेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें क्या पढ़ा था कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय 2 डिग्री और 1 डिग्री के। बस इसी पर ये जो SN1 मैकेनिज्म है डिपेंड करती है। तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो SN2 मैकेनिज्म का जस्ट ऑपोजिट रहेगा। मतलब ये हुआ कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो 3 डिग्री के लिए सबसे फास्ट होगी और उसके बाद सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी के लिए सबसे कम इसकी स्पीड रहेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे ये जो SN2 मैकेनिज्म है इसके लिए प्राइमरी हैलाइड्स हैं वो सबसे फास्ट रिएक्शन ये शो करते हैं। लेकिन SN1 में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टर्शरी है उसके लिए ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर आप देखोगे जो एलिलिक कार्बोकेटायन है उसके केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होता है कि ये भी एलिलिक जो कार्बोकेटायंस हैं वो प्रेफर करेंगे SN1 मैकेनिज्म को। इस वाले केस में भी आप देखिए अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है। अब यहाँ जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है बेंजिल कार्बोकेटायन का, ठीक है। इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर। तो अगर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ ट्रांसफर हो जाएं तो इन दोनों के बीच में ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर, जैसा कि आप इस वाले फिगर के अंदर देख रहे हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इन दो कार्बन एटम के बीच में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगली स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बना, ये पॉजिटिव चार्ज। अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वापस से आ जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा बनेगी तो जो कार्बोकेटायन होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसी वजह से ये SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करेगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्पेस के अंदर इनका जो अरेंजमेंट होता है उससे रिलेटेड है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, या फिर बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहे हैं कि कम्प्लीटली कार्बोकेटाइन स्पीशीज बन रही है, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर के दूसरा करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। तो इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्या रोल हैं उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स दे रखी है जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी है, कायरलिटी है, रिटेंशन है, इन्वर्जन है, रेसिमाइजेशन है। इन चीजों को हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखें प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहले हम ये समझें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है।
आपको ये फिगर दिख रहा है, इस फिगर पर ध्यान दीजिए। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 बता रखा है, ये लाइट का सोर्स है। सिंपल लाइट जो होती है वो, जैसे ये बल्ब लिया हुआ है, लाइट का सोर्स हो गया। इसमें से ये लाइट जो जा रही है, होता क्या है, ये एक सिंपल लाइट है, या आप इसको अनपोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हो, जिसमें जो ये वाइब्रेशंस हैं वो सारे डायरेक्शंस के अंदर पॉसिबल होते हैं। फिर उसके बाद में ये जो थर्ड आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये क्या चीज है, इसको बोला जाता है पोलराइजर। जनरली ये क्या होता है, निकोल प्रिज्म होता है जो कैल्साइट से बना होता है। उसके अंदर से जब इस लाइट को पास किया जाता है, तो इसमें ये जो सारे डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रहे हैं इस लाइट के, वो केवल एक प्लेन के अंदर सिमट करके रह जाते हैं। तो ऐसी जो लाइट हमको मिलती है, उसको हम पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। और फिर इसको पास किया जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट 5 दिख रहा है, ये एक चैम्बर है या कंटेनर है, जिसके अंदर कोई सैंपल हमने लिया हुआ है, उसके अंदर से इसको पास करते हैं। जब पास करते हैं तो इसकी नेचर कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि कुछ केसेस में तो क्या होता है कि जिस तरह की ये लाइट है, ऐसी की ऐसी ये बाहर निकलती है। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जो लाइट है, इसको जब सैंपल में से पास किया, तो ये हल्की सी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। मतलब अगर ये रोटेट नहीं होती तो हमको ये ऐसी मिलती, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी सी रोटेट हो गई। तो इस तरह के कंपाउंड्स जो इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, हम उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स। बाय चांस अगर ऐसा होता कि हमको कंपाउंड कुछ इस तरह का लेते हम कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर देता, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ध्यान देना, मैंने पहले गलत बोल दिया था कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो लिवो रोटेटरी होते हैं, और जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाले लाइट उसको फिल्टर से पास करके ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो हमको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती हुई दिखी। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करती तो वो कुछ इस तरह से हमको दिखती। तो वो डिपेंड करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स कौन से होते हैं और लिवो रोटेटरी कंपाउंड कौन से होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका रोटेशन होगा कि नहीं, वो इस कंटेनर के अंदर जो सैंपल भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर वो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन जो रोटेट नहीं करते हैं, यानी जिस तरह की लाइट यहाँ पर है, अगर ऐसी की ऐसी हमको अल्टीमेटली मिलती है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी जिन्होंने रोटेट नहीं किया, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। जो कंपाउंड्स हम लेते हैं, अगर वो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, ऑप्टिकली एक्टिव कब होंगे, जब उनके अंदर एसिमेट्री होगी, यानी सिमेट्री नहीं होगी। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर इस चीज को समझाने की कोशिश की हुई। पहले आप ये वाला फिगर देखिए, इसके अंदर क्या है कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसकी मिरर इमेज ली। तो इस मिरर इमेज को अगर हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सर्किल दिख रहा है आपको, तो इसकी मिरर इमेज, इसको भी आप सुपर इम्पोज करोगे तो हो जाएगी। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे तो उनको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी, इनको हम एसिमेट्रिकल बोलेंगे हैं। इससे आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक